Assalamualaikum dear students. Hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is remaining questions of exercise of chapter 7. चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे. अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन अकर्स अराउंड अ सिंगल बॉन्ड. मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, और सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस अगर फ्री रोटेशन होती है तो क्यों होती है. तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन कैसे हो सकती है. रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड अकर्स रेडिली while rotation around a double bond is restricted. सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन हो सकती है, जबकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो रोटेशन है जिसे हम फ्री रोटेशन कहते हैं कि वो रेस्ट्रिक्टेड है, महदूद है, नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? एक्चुअली दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ओवर सिग्मा बॉन्ड. पहले हमारे पास कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे. एक्चुअली ये पाई बॉन्ड प्रिवेंट करता है रोटेशन को, रोकता है रोटेशन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ एटम्स. हमारे पास वो दो एटम्स, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड बनता है. तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो प्लेनर ज्योमेट्री बना रहे होते हैं, वो इन प्लेन मौजूद होते हैं. दो एटम्स अगर प्लेन में मौजूद हैं तो उनका आपस में सिग्मा बॉन्ड है. अब उस बॉन्ड के ऊपर और नीचे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है. दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. और पाई बॉन्ड बनता कैसे है? साइड वाइज ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप करने से. वो ऑर्बिटल्स जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पीछे चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं. पाई बॉन्ड बनता कैसे है वो हमें पता होना चाहिए. और जो पाई बॉन्ड बनता है एक्चुअली वो इस रोटेशन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिग्मा बॉन्ड से ऊपर और नीचे, एटम्स की प्लेन से ऊपर और नीचे मौजूद होता है. अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिजिडली फिक्स्ड होता है. तो डबल बॉन्ड क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो जाता है डबल बॉन्ड के अंदर पाई सिंगल बॉन्ड की निस्बत, तो वहाँ पे रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं रहती, फिजिबल नहीं रहती. तो हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो रिजिडली फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे. वो दो कार्बन एटम जो डबली बॉन्डेड हैं अल्कीन्स के अंदर, अब उधर रोटेशन नहीं हो सकती. तो इसके साथ ही इसी क्वेश्चन का पार्ट था कि डिस्कस करें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को. तो अगर तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इस पार्ट का हमने पहले आंसर देना है, इसके मार्क्स अलग होंगे. उसके बाद अगर तो हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ए पार्ट ये होगा उसका और बी पार्ट है इसका कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को डिस्कस करें. तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को सबसे पहले हम इसे ये कहते हैं कि इसे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है. वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनके अंदर मौजूद आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन स्पेस के अंदर एक दूसरे के हिसाब से डिफरेंट होती है. कैसे? हम दो एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ पे देखें, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन. पहले तो हम कंडीशंस भी जानते हैं, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पे पूरा लेक्चर पढ़ के आए हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही तब होता है जब दो कार्बन एटम डबली बॉन्डेड हो. उसके बाद उन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे लगे हुए दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, जैसे कि इन केसेस में दिखाया गया है. उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या होती है कि वो दो ग्रुप्स जो एक दूसरे से, ये दो ग्रुप्स जो हैं ये आपस में डिफरेंट हैं, ये दो ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें से जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं अगर वो डबल बॉन्ड की एक साइड पे हो तो ये सिस आइसोमर है. अगर वही आइडेंटिकल ग्रुप्स एक दूसरे से अपोजिट साइड पे मौजूद हों 180 डिग्री के एंगल पे, तो ये हमारे पास ट्रांस 2 ब्यूटीन है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन. ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है?
इस पे भी एक पूरा लेक्चर मौजूद है और हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह से आता है। इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हमें आंसर कितना लिखना होता है। अगर तो सिस ट्रांस वाला भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें इसमें सिस आइसोमर को इंडिविजुअली डिफ़ाइन करना है, ट्रांस को भी डिफ़ाइन करना है, उनकी सेपरेटली एग्जांपल्स भी देनी है। आपको एक से ज़्यादा एग्जांपल्स लिखनी होंगी। व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन? तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, या कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स भी होते हैं जिनकी शेप्स और एनर्जीज आपस में सिमिलर होती हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्सिंग के नतीजे में इक्वल नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप्स और एनर्जीज या तो सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं और उनकी इंटरमिक्सिंग के नतीजे में डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं। और कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? इक्वल नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। मींस जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि डीजनरेट होंगे। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके साथ ही पूछा गया, ये तो थी डेफिनेशन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की, उसके साथ ही पूछा गया है कि sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें। तो हम पीछे चैप्टर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी डिटेल में पढ़ के आए हैं, sp2 को भी और sp को भी, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आपने आंसर कितना लिखना है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले आप हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 3p atomic orbitals intermix to give 4 degenerate sp3 hybrid orbitals। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप जिसमें एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और उनकी इंटरमिक्सिंग के नतीजे में हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि डीजनरेट होते हैं। तो इसको मैं आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगी कि किस तरह से इंटरमिक्सिंग होती है। ये हमारे पास s ऑर्बिटल है जिसकी शेप स्फेरिकल है और इसकी एनर्जी भी लो है। उसके बाद ये हमारे पास डम्बेल शेप के 3 p ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शेप्स और एनर्जीज आपस में सिमिलर हैं। तो हम एक को px कहते हैं ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, एक को py और एक को pz। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, s के पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले हमने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है कार्बन की, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे हमें दिखाई गई है। उसके बाद ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो इंटरमिक्सिंग के नतीजे में क्योंकि एक s और 3 p कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम sp3 होगा। नेक्स्ट इसका भी नाम sp3 और sp3। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी होगी? 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट कर रहे हैं और सारे ये डीजनरेट होंगे। इसका मतलब है कि इनकी शेप्स और एनर्जी सेम होंगी। तो अकॉर्डिंग टू हूम्स रूल सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तो ये सारे हमारे पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। उसके बाद हम इसमें इथेन की एग्जांपल लिख सकते हैं, मीथेन की एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। और इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन भी है जिसमें इथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो वहाँ पे मैं बताऊंगी कि वो एग्जांपल्स आप इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर पुट कर सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। जस्ट ये बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर में आपने लिखना क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और नेक्स्ट भी कुछ चीज़ें और बता दूँगी। उसके बाद आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करना है। ये वो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है जिसमें एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और उसके नतीजे में टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनमें से तीनों के नाम sp2 होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। मींस उनकी शेप्स और एनर्जी सेम होती हैं।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं और उसके नतीजे में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। उसके बाद ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो जाते हैं। प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, इसलिए ये सारे एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज हो जाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट के बाद ओवरलैपिंग का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास और इथीन की एग्जांपल आएगी। इस केस के अंदर ये सारा प्रोसेस करने के बाद पहले हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद ये पिक्चर्स ड्रा करेंगे। जस्ट आपको मेमोराइज़ करा रही हूँ कि इसके अंदर आना क्या क्या है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं और पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है उसमें तीनों टाइप्स इकट्ठी नहीं पूछी जाती, बल्कि क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर आपने sp3 को कंप्लीट डिटेल देनी है उसकी, जस्ट यहाँ तक नहीं जितना यहाँ पे बताया है, बल्कि ये बताया कि आपने मीथेन और इथेन की एग्जांपल्स के स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं, अपने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस भी लिखनी है, आपने ओवरलैपिंग्स भी शो करनी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं पीछे लेक्चर के अंदर सिखा के आई हूँ। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी सिमिलर होगा। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को जस्ट डिफ़ाइन करना है, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद डायग्राम और एंड पे आप इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो कि आप सारी चीज़ें पहले सीख चुके हैं। इसी तरह से आपके पास ये भी सवाल आ सकता है कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या और sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें, तो आप sp हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ये हाइब्रिडाइजेशन की वो टाइप है जिसमें एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं और उसके नतीजे में 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं और उनका नाम sp होता है। इनमें s करेक्टर कितना है, p करेक्टर कितना है, वो हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उन्हीं लेक्चर्स को विज़िट करें, इसी चैनल पे मौजूद है। 50% एस करेक्टर है, 50% पी करेक्टर है, बहरहाल कंप्लीट डिटेल जो है एस पे हाइब्रिडाइजेशन की वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि एक एस और एक पी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी शेप्स और एनर्जीज डिफरेंट हैं। ये इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम बहुत डिटेल में देखते हैं तो ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो जाएंगे। रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, ज्योमेट्री कितनी होगी, कैसी होगी, लीनियर ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 180 है, ये सारी चीज़ें आपने हर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बतानी है। मैटर करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो ख़त्म हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर कि आप हाइब्रिडाइजेशन इथेन की एक्सप्लेन करें। तो वैसे तो आप इथेन के हाइब्रिडाइजेशन उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राउंड से, क्योंकि इथेन के अंदर हम समझते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, क्योंकि इथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, दोनों के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और हर कार्बन के गिर्द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं, चारों मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं, 109 डिग्री एंगल होता है। उसके बाद एक कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि ओवरलैपिंग एक एक्सटेंट तक होती है, एक हद तक होती है। ये नहीं होता कि आप एक ऑर्बिटल के ऊपर दूसरा ऑर्बिटल ड्रॉ कर दें और आप ये कहें कि ये ओवरलैपिंग है, नहीं, बल्कि क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है और जब ये ऑर्बिटल्स के आप ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बॉन्ड को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बजाय अनस्टेबिलिटी की तरफ अनस्टेबल कर देगी, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगी। तो ये एक एक्सटेंट होता है, एक लिमिट होती है जहाँ तक ये ओवरलैपिंग होनी होती है और ऑलमोस्ट इतनी ही ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, क्योंकि ऑर्बिटल के इस एज पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन मींस इस
इथेनिक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस इथेन के कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ओवरलैप किए, यहाँ पे ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड बना और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि इस कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और मौजूद हैं और तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन एटम के 1s के साथ ओवरलैप करेगा, मीन्स sp3s ओवरलैप होता है। यहाँ पे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। इसी तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, इसी तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। इस कार्बन के ये एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ बना रहा है। सिमिलरली इस कार्बन का केस है कि एक बॉन्ड तो इसका इस कार्बन के साथ बन रहा है और 3 उसी तरह से sp3s ओवरलैप के थ्रू हाइड्रोजन के साथ बन रहा है। लेकिन अगर आपसे जस्ट ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछा गया है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करनी है इथेन के लिए, इथीन के लिए, इथाइन के लिए और फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, तो अगर आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है और ये काफ़ी होगा क्योंकि सिर्फ इसका एक नंबर होगा। उसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट है इथीन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है। तो इथीन के अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस कार्बन के गिर्द भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इस कार्बन के गिर्द भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जो हमें रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। इनकी शेप भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है क्योंकि इनके अंदर s कैरेक्टर भी होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय sp2 ओवरलैप। इसी तरह से इस कार्बन के जो 2 रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इंडिविजुअली 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनेगा और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनेगा वाया sp2s ओवरलैप। सिमिलरली इस कार्बन का केस होगा, इसमें भी यही प्रोसेस होगा। अब दोनों कार्बन के ऊपर क्योंकि टोटल 3 p ऑर्बिटल्स से उनमें से 2 ने तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लिया, लेकिन वो ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद हैं वो एज इट इज़ अपनी उसी पोजीशन में, उसी शेप में दोनों कार्बन्स के ऊपर मौजूद होंगे। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उन्होंने तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की जिसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, पार्शियल ओवरलैप करते हैं, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ इसी तरह से मौजूद होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस मौजूद होता है। और इसी बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो सिंगल की बजाय, जैसे पिछले केस में सिंगल थी अब डबल हो चुकी है, तो यहाँ पर रोटेशन जो है वो फिर रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, महदूद हो जाती है। अगर इस यहाँ पे तो मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि इथीन के अंदर किस किस्म के हाइब्रिडाइजेशन होती है। आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए, जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि इथीन के हाइब्रिडाइजेशन या इथेन के हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, तो आपके माइंड में ये पिक्चर्स आ जानी चाहिए। और कंप्लीट डिटेल जो हाइब्रिडाइजेशन के इनकी एग्जांपल्स की है, अगर आपको इस लेक्चर से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप प्रीवियस लेक्चर्स विज़िट करें जो कि पूरे के पूरे इन इंडिविजुअल टॉपिक्स पे मौजूद हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली डिस्कस की गई हैं डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर जब चैप्टर पढ़ाया गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइन के हाइब्रिडाइजेशन। तो इथाइन में हम जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो दोनों कार्बन्स जो हैं, दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनके अक्रॉस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से इस कार्बन का केस है। अब यहाँ से एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ sp ओवरलैप करेगा, जिसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं।
इसी तरह से कार्बन के जो रिमेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रह गया और इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रह गया, वो एक एक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि दोनों कार्बन्स के ऊपर दो दो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और ये अपनी एक्चुअली शेप के अंदर मौजूद हैं, मतलब डम्बेल शेप के अंदर py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल py के अलॉन्ग है और एक ऑर्बिटल pz के अलॉन्ग है, तो py वाला ऑर्बिटल py वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। मींस एक कार्बन का py ऑर्बिटल दूसरे एडजेसेंट कार्बन हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल साथ उसके अटैच है, उस कार्बन के py ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से pz ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि प्लेन का जो है ना वो ओवरलैपिंग के साथ रिलेशन होता है। अगर ऑर्बिटल्स इन प्लेन होंगे तो वो ओवरलैपिंग करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो इसीलिए py वाला ऑर्बिटल py वाले के साथ ओवरलैप करता है, क्योंकि दोनों इन प्लेन है, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। pz वाला ऑर्बिटल एक कार्बन का दूसरे कार्बन के pz वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में मौजूद होते हैं। अब क्योंकि शेप हमारे पास p ऑर्बिटल की डम्बेल होती है, इसलिए अबव द प्लेन भी ओवरलैपिंग होती है, बिलो द प्लेन भी ओवरलैपिंग होती है। हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। लेकिन ये याद रखें, ये कंप्लीट हिब्रिडाइजेशन नहीं है, ये जस्ट एक ऐसा इमेज है कि जो बहुत कंपलसरी होता है। जब भी आपने हिब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़े आपको इथेन का, इथीन का, इथाइन का या कोई भी और, तो आपने ये पिक्चर ज़रूर ड्रॉ करनी है। लेकिन इससे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ज्योमेट्री हर दफ़ा बतानी है, जैसे यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल बताना है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है, इसका डी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कि फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर क्योंकि हमारे पास दो ऐसे एटम्स हैं जो कि पॉलीवैलेंट हैं, जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। तो आप ये देखेंगे कि कार्बन के अंदर भी sp2 हिब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन के अंदर भी sp2 हिब्रिडाइजेशन है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले देखनी पड़ेगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो पेयर्ड होंगे, जैसे कि कार्बन के पास 4 के 4 ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर अनपेयर्ड होते हैं। लेकिन क्योंकि कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हैं सेकंड शेल के अंदर, एक s और 3p, दीज आर द 4 ऑर्बिटल्स इन द सेकंड शेल। सेकंड ऑर्बिट के अंदर 4 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, एक s और 3p। तो कार्बन के केस में एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट ही हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक s और 3p हिब्रिडाइजेशन करेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन ऑक्सीजन के केस में भी तो एक s और 3p होते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं और 2 अनपेयर्ड हैं। अब अनपेयर्ड में से एक अनपेयर्ड हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे? कार्बन के अंदर एक s और 2p पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक p जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि pz या py जो है वो एज इट इज़ मौजूद है। इसी तरह से ऑक्सीजन के केस में भी जो पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, जबकि जो अनपेयर्ड वाला है वो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। तो ऑक्सीजन के अंदर और कार्बन के अंदर पहले sp2 ओवरलैप होगा, जिसके नतीजे में कार्बन और ऑक्सीजन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जैसे कि ओवरलैपिंग के नतीजे में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है।
उसके साथ कार्बन के पास, क्योंकि ये वाइट कलर क्यों शो किया है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास, तो ये हाइड्रोजन के 1s के साथ यहाँ पे भी ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे भी, तो यहाँ से कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। एक बॉन्ड तो उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ये दोनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये CH बॉन्ड्स बनेंगे। लेकिन क्योंकि कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है और ऑक्सीजन के साथ पास भी, तो ये दोनों जो हैं ऑर्बिटल्स ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। ये देखें कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस ऊपर और नीचे शो किया गया। ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल का इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन्ग पेयर्स हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स जो कि कार्बन के साथ अटैच। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा मीथेन, इथेन और इथाइन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि आपसे किसी और मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करनी है। आपने पहले कार्बन ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स, उसके बाद बनने वाली ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, वो सारी चीज़ें लिखनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। 7th चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आई थिंक ये 15वां लेक्चर है मेरा इसी चैनल के ऊपर। ये 15th लेक्चर है और यहाँ तक हम चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज के अंदर पूछे गए सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें इस सिचुएशन के अंदर, जबकि आप ना कॉलेजेस जा रहे हैं, ना अकेडमीज़ ओपन है, ना कॉलेजेस ओपन है, तो आप घर में बैठे तैयारी करें, क्योंकि लॉकडाउन का तो पता नहीं कब तक एक्सटेंड होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हालात जल्दी ठीक हों। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपके सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट पे आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बेस करता है, ये बात याद रखें। अच्छे से प्रिपेयर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।